Yes, hello everyone. Welcome class 12 to today's lecture. Class, today we will proceed with the topic of important or we can say main instruments of money market. तो क्लास उन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम जो ट्रेजरी बिल वाला इंस्ट्रूमेंट है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में and today we will proceed with commercial paper. Okay, so without wasting time, let's start today's lecture. Class, what is commercial paper? In short, जिसे हम कहते हैं CP. Commercial paper is a short term unsecured. क्लास देखो short term तो सारे ही हैं, जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है सारे के सारे शॉर्ट टर्म है. तो इसमें तो पहली बात आप हर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि सभी को यूज करके कंपनी जो फंड्स इशू करती है वो फंड्स किस टाइम पीरियड के लिए होते हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए. तो सभी के सभी शॉर्ट टर्म है. अनसिक्योर्ड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड, यानी कुछ भी कोलेटरली गिरवी नहीं रखा जाता, पैसा वापस रिकवर होगा नहीं होगा इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है. प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल एंड क्लास सबको पता व्हाट इज प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक साइंड डॉक्यूमेंट होता है, जो ऐसा साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस अ सम ऑफ पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, जो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे इस पर्सन को दे दो. ठीक है, ये प्रॉमिस करता है कि जिसके पास भी वो सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर है, जिसके पास भी वो बियरर है, जो उसे एक सम ऑफ मनी फ्यूचर डेट पे दिया जाएगा. तो नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से प्रॉमिस करना कि भाई हाँ इस पर्सन को फ्यूचर डेट पे पेमेंट करी जाएगी, जैसे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है. इज दैट क्लियर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए क्लास. ऑल्दो ये आपके कोर्स में नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट आपने अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा तो आपको पता होगा नेगोशिएबल मीन्स आप प्रॉमिस कर रहे हो कि जो बियरर है जिसके पास एक कमर्शियल पेपर है उसे फ्यूचर डेट पे एक स्पेसिफाइड सम पे होगा. एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, सबको पता व्हाट इज एंडोर्समेंट, कि अगर सपोज करो मेरे पास कमर्शियल पेपर है, ठीक है, यानी मुझे पैसे मिलेंगे फ्यूचर डेट पे, मेरे को किसी और को पे करने हैं तो मैं वो कमर्शियल पेपर उसको दे दूंगी, तो एंडोर्स कर दिया मैंने. ठीक है, मतलब आप इसे किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो. एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, और इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, फिक्स. ऑल्दो आपको एक एक टर्म की मीनिंग क्लियर होना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वाइज या बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. तो कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट. अनसिक्योर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट है. नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड. ठीक है क्लास, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है. अनसिक्योर्ड का मतलब है ये कंफर्म नहीं है या इस चीज की सिक्योरिटी नहीं है कि जो हमारा पैसा है हमें मिल जाएगा. इसलिए कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, सिर्फ लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी, जिनके ऊपर पब्लिक को भरोसा, जिसके ऊपर पैसा देने वाले को भरोसा हो कि हाँ ये तो मुझे पैसा वापस कर देंगे. तो इसीलिए कमर्शियल पेपर क्योंकि अनसिक्योर्ड है, इसमें पैसा मिलने की वापस सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता, अनसिक्योर्ड है. इसलिए लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनी जिनकी रेपुटेशन है मार्केट पे, जिन पे पब्लिक को ट्रस्ट है, वही कमर्शियल पेपर इशू करती है, क्योंकि उनपे इजीली पब्लिक ट्रस्ट कर लेती है कि हाँ भाई ये तो हमारा पैसा हमें वापस कर ही दे. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि सिंस इट इज अनसिक्योर्ड इट इज इशूड बाय ओनली लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स, कि कंपनीज को अगर पैसे की नीड है तो बैंक से बोरो करने की बजाय वो क्या इशू कर देती है, कमर्शियल पेपर. जैसे शेयर्स इशू करती है ना कंपनीज, ऐसे कमर्शियल पेपर है. सपोज आई एम कंपनी, तो मैंने कमर्शियल पेपर इशू करा आप लोगों को, और आपको कमर्शियल पेपर सेल करा और आपने उसके बदले मुझे क्या दे दिए, पैसे. ठीक है, तो इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग. बैंक बोरोइंग की जगह कंपनी प्रेफर करती है कि वो कमर्शियल पेपर से पैसा ले. ठीक है, ऐसा क्यों बैंक बोरोइंग को अवॉइड करके कमर्शियल पेपर को लिया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि कमर्शियल पेपर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू बैंक. ठीक है, बैंक में अगर 7 या 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो इसमें 5% पे आपको जो है पैसा मिल जाएगा. तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लोअर है, इसलिए बैंक बोरोइंग का ऑल्टरनेटिव है. इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है क्लास, 15 days to 1 year. 1 मार्क्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से किसी भी चीज से क्वेश्चन बन के आ सकता है.
इज दैट क्लियर? ओके क्लास, ये जो है ये शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स को पूरा करता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये जो है जो भी कंपनी की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स हो उनको पूरा करते हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स लाइक, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कंपनी की? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स लाइक वर्किंग कैपिटल नीड्स, जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे, या फिर सीजनल नीड्स कि अगर आपके प्रोडक्ट का सीजन आ गया तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज्यादा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को ये पूरा करते हैं। एंड क्लास, इसका सिस्टम बिल्कुल ट्रेजरी बिल जैसा है। मैंने आपको ट्रेजरी बिल लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था, सेम वैसा ही है कि इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। कि जो कमर्शियल पेपर है वो डिस्काउंट पे बिकता है जैसे ट्रेजरी बिल था, और रिडीम किस पे होता है? पूरे पार वैल्यू पे। मैं एक बार फिर से एग्जांपल देके समझा देती हूँ। सपोज ये कंपनी है, ये कोई मिस्टर ए है। कंपनी ने मिस्टर ए को कमर्शियल पेपर दिया, कितने का? ₹90,000 का। लेकिन उस कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी थी? ₹1 लाख। सेम कॉन्सेप्ट है, कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू कितनी थी? ₹1 लाख। और कंपनी ने मिस्टर ए को वो किस पे भेजा? डिस्काउंट पे भेजा, 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया और 90,000 में कमर्शियल पेपर जो है मिस्टर ए को कंपनी ने दे दिया। तो ₹90,000 जो है वो मिस्टर ए ने कंपनी को दे दिया, कंपनी ने कमर्शियल पेपर मिस्टर ए को दे दिया। अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी टाइम पीरियड लिखा था कमर्शियल पेपर का, उसमें मिस्टर ए जो है अपना कमर्शियल पेपर वापस करने गए। ठीक है, मिस्टर ए कमर्शियल पेपर रिटर्न करने गए, तो कंपनी अब जो पैसा देगी मिस्टर ए को वो 90,000 ना देगी, कितना देगी? 1 लाख। वही कि ये सोल्ड तो डिस्काउंट पे, मिस्टर ए को कितने में मिला? 90,000 का। लेकिन जब मिस्टर ए यही कमर्शियल पेपर कंपनी को वापस करने जाएंगे कि ये लो भाई अपना कमर्शियल पेपर, मुझे मेरे पैसे दो, तो कंपनी तब मिस्टर ए को कितने पैसे देगी? 1 लाख। 90,000 नहीं, पूरे 1 लाख। तो इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। सेम क्राइटेरिया लाइक ट्रेजरी बिल। अब क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे कमर्शियल पेपर के बारे में डिस्कस करनी है, वो ये कि कमर्शियल पेपर इज यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? अब ध्यान से सुनो क्लास। नाउ सी क्लास, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली इसका एग्जांपल भी दे रखा है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? फंड्स रेज्ड थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लास, कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, सपोज कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना फ्लोटेशन कॉस्ट का। भाई आपको ब्रोकरेज भी देनी है, कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कई बार कंपनी क्या करती है, उस फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे को पूरा करने के लिए, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट, कमर्शियल पेपर से पैसा रेज करती है, उसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया है कि सपोज कंपनी को एक मशीन खरीदनी है बहुत महंगी, उसके लिए कंपनी को चाहिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करे, अब इक्विटी शेयर्स इशू करने पे बहुत ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा आएगा, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस खर्चे को पूरा करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा है, पर्टिकुलरली फ्लोटेशन कॉस्ट का जो खर्चा है, इस खर्चे के लिए कंपनी क्या इशू कर सकती है? कमर्शियल पेपर। एंड तब हम उस चीज को क्या बोलेंगे? ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी जब फ्लोटेशन कॉस्ट के खर्चे को पूरा करने के लिए कमर्शियल पेपर से पैसा मार्केट से उठाया जाता है, कमर्शियल पेपर से पैसा रेज करा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यस क्लास, नाउ लिसन, व्हाट इज कॉल मनी? कॉल मनी क्या होता है क्लास? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, ये तो मुझे बार बार मैं बोल रहा हूँ, बोलने की जरूरत ही नहीं है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। कॉल मनी क्या है क्लास? शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, और इसका मेच्योरिटी पीरियड देखो कितना छोटा होता है, 1 to 15 days, दैट्स इट। मंथ में भी बात नहीं आ रही, 1 to 15 days इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। ये किस लिए यूज होता है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, यानी बैंक से बैंक के बीच में जब पैसा उधार लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं कॉल मनी।
बैंक से बैंक क्यों उधार लिया जाएगा? अब सुनो क्लास, आपको पता है कि जो आरबीआई है वो सभी कमर्शियल बैंक को क्या मेंटेन करने के लिए कहता है? सीआरआर। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, कैश रिजर्व रेशो। आरबीआई सभी बैंक्स को एक सीआरआर मेंटेन करने को कहता है ना, फिर बैंक सीआरआर रख के बाकी पैसा लोन देते हैं। आई थिंक इस चीज सबको पता है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को सीआरआर मेंटेन करने के लिए कहता है। आरबीआई कई बार सीआरआर चेंज भी करता रहता है। तो क्लास कई बार क्या होता है, जो कैश रिजर्व रेशो मेंटेन करनी होती है तो बैंक से गड़बड़ हो जाती है, उनसे कैश रिजर्व रेशो में मेंटेन करने में थोड़ा पैसा कम पड़ जाता है। तो ध्यान से सुनो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सीआरआर, ये हर बार नहीं होता, कभी कभी इट हैपेंड सम टाइम। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन the CRR fixed by RBI, the cash reserve ratio fixed by RBI, banks borrow from each other. Banks borrow from each other. ये चीज ध्यान रखो। CRR मेंटेन करने के लिए बैंक्स कई बार एक दूसरे से क्या करते हैं? बोरो करते हैं, ठीक है। एंड यही कॉल मनी वो मेथड है जिससे बैंक एक दूसरे से पैसा बोरो करते हैं। एंड क्लास, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बैंक एक दूसरे से क्यों बोरो करते हैं? इन ऑर्डर टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशो। अब सपोज करो क्लास, ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से सुनो क्योंकि ये चीज ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। बैंक ए ने बैंक बी से पैसा बोरो करा टू मेंटेन द सीआरआर। तो बैंक ए ने चाहे 2 दिन के लिए बोरो करा, चाहे 3 दिन, चाहे 4 दिन, चाहे 5 दिन, बोरोअर बैंक को लेंडर बैंक, ये बोरोअर बैंक हो गया जो बोरो कर रहा है, ये बोरोअर बैंक हो गया, और ये क्या हो गया? लेंडर बैंक, जो भाई पैसा उधार दे रहा है। तो जब बोरोअर बैंक पैसा ले रहा उधार, तो इसे इसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और यहाँ जो इंटरेस्ट पे करा जाता है उसे बोलते हैं कॉल रेट। क्या बोला जाता है? कॉल रेट, क्योंकि कॉल मनी है। तो द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। ये 1 मार्क्स की चीजें हैं, ध्यान रखो। बोरोअर बैंक जो भी इंटरेस्ट देगा कॉल मनी पे, उसे हम क्या कहते हैं? कॉल रेट। और क्लास, कॉल रेट इज हाईली वॉलेटाइल, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। ये मतलब डे टू डे भी चेंज हो सकता है, और कई बार तो आर टू आर, 3 बजे कुछ और कॉल रेट है, 4 बजे कुछ और कॉल रेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आ रही है क्लास? बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल है ये। क्लास सी, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कॉल मनी एंड अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। कॉल मनी और जो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बीच में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कैसे? अगर कॉल रेट बढ़ गया, यानी कॉल मनी जो है वो एक्सपेंसिव हो गया, कॉल रेट बढ़ गया तो कॉल मनी एक्सपेंसिव हो गया, तो क्लास जो बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या हो गए? चीपर। अगर कॉल रेट बढ़ गया, कॉल मनी एक्सपेंसिव हो गया, तो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या हो गए? चीपर। तो ऐसी वैसे वर्सा है, अगर कॉल रेट कम हो गया, कॉल मनी सस्ता हो गया, तो यानी बाकी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव। तो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, बट हमने इसे डिस्कस सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। यस क्लास, नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, शॉर्ट में जिसे हम सीडी भी कहते हैं। इट्स वेरी इजी, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर ज्यादा कंटेंट नहीं है। इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म। क्लास देखो, अनसिक्योर्ड, नेगोशिएबल, शॉर्ट टर्म बहुत बार डिस्कस हो गई है, तो मैं फालतू में इसको दोबारा डिस्कस नहीं कर रही। इट इज एन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म इशूड बाय। इसे इशू कौन करता है? ये मेनली इंस्ट्रूमेंट में याद करा करो, इशू कौन कर रहा है? इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स and development financial institutions against the deposits kept by companies and institutions। यानी जो commercial banks हैं, development financial institutions हैं, वो इसे इशू करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट? मतलब क्या सिक्योरिटी होती है, ठीक है। सिक्योरिटी बेसिकली गिरवी नहीं, मतलब वो किस बेसिस पे ये इशू करते हैं फंड्स? अगेंस्ट द डिपॉजिट्स केप्ट बाय कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस।
खैर ये तो एक डेफिनेशन होगी इसकी, मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या है क्लास ध्यान से सुनो। इट इज इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन, ये आम पब्लिक जनता इंडिविजुअल्स को भी इशू हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस को भी। कब? जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब टाइट लिक्विडिटी का टाइम चल रहा है। व्हाट इज टाइट लिक्विडिटी? व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ ऑफ बैंक इज स्लो, बैंक में डिपॉजिट्स आ नहीं रहे हैं लेकिन लोन्स की डिमांड बहुत है। क्लास ये तो आपने इकोनॉमिक्स में क्रेडिट क्रिएशन में या मनी बैंकिंग में पढ़ा होगा कि हम जो भी पैसा बैंक्स में डिपॉजिट कराते हैं वही पैसे से बैंक आगे क्रेडिट देता है, लोन देता है, यही होता है ना। लेकिन जब टाइट लिक्विडिटी का पीरियड होता है, टाइट लिक्विडिटी मींस बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम डिपॉजिट आ रहे हैं बैंक में, लेकिन लोन की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में बैंक को पैसा चाहिए, भाई बैंक के पास पैसा आएगा तभी तो बैंक आगे लोन देगा, तो डिपॉजिट ग्रोथ तो स्लो है बट डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। तो ऐसे केस में जो बैंक है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है। एंड किसको इशू करता है? इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेशंस को, एंड उनसे पैसा रेज करता है क्योंकि डिपॉजिट नहीं आ रहा है उसके पास। तो बैंक इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है एंड उनसे क्या मिलता है? उसे पैसा। ठीक है। एंड क्लास ध्यान रखना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। जैसे ट्रेजरी बिल होते हैं ना, मल्टीपल्स ऑफ 25,000, ये किस में इशू होते हैं? मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। ये लर्न करो। एंड क्लास ये भी इजीली ट्रांसफरेबल है, हाईली लिक्विड है। ठीक है। एंड क्लास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की खास बात क्या है जो आपको केस स्टडी में ध्यान रखनी है? टाइट लिक्विडिटी वाली तो है ही रखनी है, टाइट लिक्विडिटी के टाइम कौन सा इंस्ट्रूमेंट रेज होता है। दूसरी बात, इट हेल्प्स टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, पैसा बहुत ज्यादा रेज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। इस चीज को केस स्टडी के लिए मार्क कर लो, कभी भी अगर ये आए कि शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, टाइम पीरियड छोटा है बट पैसा बहुत चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड, देन इट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इट हेल्प्स इन रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट इंस्ट्रूमेंट। लास्ट इंस्ट्रूमेंट इज द मोस्ट इजीएस्ट। क्यों क्लास, क्यों इजी है? क्योंकि ये आप 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आपने अच्छे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, ये वही चीज है। कमर्शियल बिल कुछ भी नहीं है, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल नीड्स। ये क्या होता है? ये एक्चुअली है क्या? ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। इसके बारे में आपने 11th में 12th में मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। तो कमर्शियल बिल कुछ नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ध्यान से सुनो कि बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल बनता कब है। हर बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल नहीं होता, ये मत समझो कि कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। हर कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल बनता है? मतलब हर कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, हर बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल नहीं होता। यानी कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बिल बनता है, इसको ध्यान से सुनो स्टार्टिंग से। क्लास ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल है, एंडोर्स हो जाता है, ये सब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ लिया है। ठीक है। अब क्लास क्या होता है? सपोज देखो, ए एंड बी आर टू पार्टीज। मैं वैसे रिवाइज करा रही हूँ, आपको अच्छे से पता होगा। ए एंड बी आर टू पार्टीज, ये सेलर है एंड बी जो है वो बायर है। ठीक है। अब ए ने बी को गुड्स सेल करे, गुड्स ऑन क्रेडिट। बी के पास पैसे नहीं थे तो ए ने बी को क्रेडिट पे गुड सेल्स करे, यानी क्या हुई? क्रेडिट सेल्स। ठीक है। तो आपको पता है ऐसे केस में जब बायर के पास इमीडिएट पेमेंट करने के पैसे नहीं होते तो क्या करता है? तो जो सेलर है, जिसे हम ड्रॉअर भी कहते हैं, वो एक बिल बनाता है। ठीक है ना, ड्रॉअर ड्रॉज द बिल, और जो बायर है, जिसे हम ड्रॉई कहते हैं, वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीज सबको पता है ना, ये तो बस एक मैं रिवीजन करा रही हूँ। तो ड्रॉअर बिल ड्रॉ करता है और जो ड्रॉई है उस बिल को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये बिल ड्रॉ करता है इसलिए इसे ड्रॉअर कहते हैं। तो जो सेलर है, ही ड्रॉज द बिल, ही और शी, एंड जो बायर है एक्सेप्ट्स द बिल। और उस बिल में क्या होता है कि हाँ भाई, सेलर ने बायर को जो है वो क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो उसमें लिखा होता है कि जो बायर है वो सेलर को ऑन अ फिक्स डेट पैसे पे करेगा। यही होता है ना, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है कि भाई सेलर ने क्रेडिट पे सामान बेचा बायर को, तो बायर प्रॉमिस करता है कि फ्यूचर डेट पे वो पैसे जो है वो वापस करेगा।
ठीक है। तो क्लास सेलर बिल ड्रॉ करता है, बायर बिल को एक्सेप्ट करता है। ध्यान से सुनना, ऑन बीइंग एक्सेप्टेड द बिल बिकम्स अ मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट एंड तब हम इसे कहते हैं ट्रेड बिल। ध्यान से सुनो, सेलर ने बिल ड्रॉ करा, बिल में क्या लिखा था कि जो बायर एक स्पेसिफिक डेट पे सेलर को पेमेंट करेगा, क्योंकि अभी उसके पैसे नहीं है तो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पे वो पेमेंट करेगा। तो जैसे ही, क्योंकि ये चीज आपने नहीं पढ़ी है पहले, जैसे ही बायर बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, एंड जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। क्या बोलते हैं क्लास, ट्रेड बिल। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बिल। तो व्हेन द सेलर ड्रॉज द बिल and the buyer accepted, तो on acceptance of the bill this bill become a marketable instrument, और ये इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। अच्छा, एक केस आपको इसके अंदर पता है क्लास कि कई बार सेलर को स्पेसिफिक डेट से पहले पैसों की नीड हो जाती है। स्पेसिफिक डेट से पहले मतलब सपोज करो कि डेट है जिसपे बायर को पेमेंट करनी है, वो है 5 अगस्त। 5 अगस्त को बायर को पेमेंट करनी है, लेकिन जो सेलर है उसे जून में ही पैसों की नीड हो गई, अर्जेंट नीड हो गई, तो वो बायर को तो नहीं बोल सकता क्योंकि बायर को तो 5 अगस्त को पेमेंट करनी है। तो जब अर्जेंट नीड होती थी ड्रॉअर को, सेलर को, तो ऐसे केस में क्या किया जाता था, सेलर वो जो बिल है किससे डिस्काउंट करा लेता था, बैंक से। यही होता था ना क्लास कि जो सेलर को अगर मैच्योरिटी से पहले पैसे चाहिए होते थे तो ये जो बिल है किससे डिस्काउंटेड हो जाता था, बैंक से। बैंक से डिस्काउंट हो जाता था। आई थिंक सबको पता होगा व्हाट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो जब भी सेलर को मैच्योरिटी पीरियड से पहले पैसों की नीड होती थी तो ये जो बिल है ये बैंक से डिस्काउंट हो जाता था ड्यू डेट से पहले। तो बिल कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक इवन बिफोर द ड्यू डेट। व्हेन द ट्रेड बिल इज एक्सेप्टेड बाय द बैंक, जब बैंक रेडी हो जाता है बिल को डिस्काउंट करने के लिए, तब हम इसे बोलते हैं कमर्शियल बिल। अब समझ आई कहानी क्लास सारी, क्यों आपको इतनी स्टोरी सुनाई गई, क्योंकि जब बायर ने एक्सेप्ट करा तब ये ट्रेड बिल है, लेकिन जब यही ट्रेड बिल बैंक एक्सेप्ट कर ले, कमर्शियल बैंक, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है भाई मैं बिल डिस्काउंट कर रहा हूं, जब कमर्शियल बैंक बिल को एक्सेप्ट कर ले तब हम उसे क्या बोलते हैं, कमर्शियल बिल। इज दिस थिंग क्लियर? तो क्लास थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ट्रिकी टॉपिक है, ध्यान से पढ़ो। ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है, ट्रिकी है, बट अगर आप ध्यान से फुल अटेंशन से लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो आप इसे इजीली अटेंड कर सकते हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।